हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरीन सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टिप टॉप क्लास पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज लेकर के आए हम इतिहास के महासंग्राम सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट है और ये हमारी क्लास 13वीं क्लास होगी। और अभी तक आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल टिप टॉप क्लासेस को सर्च नहीं किया है तो सर्च करिए, उसको सब्सक्राइब करिए। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर करिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम लोग भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी थोड़ा सा दायित्व बनता है कि हमारा साथ दें। और हाँ दोस्तों, आपको ये बता दें कि अब हमारे चैनल पे जो है आप लोगों की प्यार की वजह से, आप लोगों का इतना सपोर्ट मिला जिसकी वजह से अब हमारे चैनल पे ब्रेक जो है ऐड भी आने लगे हैं। तो ऐड को आप लोग स्किप मत करिए और थोड़ा सा उसको 20 सेकंड 10 सेकंड का जो भी ऐड होता है पूरा ऐड देख लीजिए, क्योंकि और कुछ तो हम आपसे मांग नहीं रहे हैं और हम लोगों का मेहनत का भी कुछ मिलता रहे। इसलिए हम आपसे यही एक निवेदन होगा कि आप ऐड को मत स्किप किया करिए और उस ऐड को देखा करिए पूरा, ठीक है। तो बस इतना ही कहना चाह रहे थे। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लोगों को इसके बारे में बताइए, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा सारा कंटेंट दिया जाता है। जो भी आपका मैटर दिया जाता है, जो कंटेंट दिया जाता है, वो आपके इस सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। वही कंटेंट आपको दिया जाता है। और ये मत समझिए सर पता नहीं कि एक क्लास वहाँ से दे देते हैं, एक क्लास वहाँ से दे देते हैं, एक कोई भी क्लास आपकी फालतू की नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, जितनी भी क्लासेस दी जाती हैं यहाँ पर, तो वो सारी क्लासेस आपकी सारी की सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट रहती हैं और उनसे एग्ज़ाम में, सभी एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस मिल जाया करते हैं। जो आप देख रहे हैं इतिहास का महासंग्राम सीरीज इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इतिहास के क्वेश्चंस मिलते हैं। और इतिहास के क्वेश्चंस जो मिलेंगे, इन्हीं सारे क्वेश्चंस के में ही से ही जो हम आपको करा रहे हैं, और ये लगातार आपका रिविज़न चलता रहेगा एक एक क्लास करके, ठीक है। कुछ दिनों के बाद हम सोच रहे हैं कि आपको ऐसे ही पॉलिटी, ज्योग्राफी सारी क्लासेस दी जाएँ, एक-एक क्वेश्चन करा दिया जाए। और क्वेश्चन से क्या आपको थोड़ा-सा पता भी चल जाता है उसके बारे में, चैप्टर, हर एक पार्ट कवर होता रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की सीरीज़। और आज की सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है कि पहला कथन है, चाणक्य की सहायता से उसने नंदों को उखाड़ फेंका तथा मौर्य वंश की स्थापना की। ये तो आपने पढ़ा है कि चाणक्य की मदद से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है घनानंद को पराजित किया था और नंद वंश को उखाड़ फेंका और मौर्य वंश की स्थापना की। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा कथन है, चंद्रगुप्त ने जीवन के अंतिम वर्षों में जैन धर्म को अपनाया। तो आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त ने जीवन के अंतिम वर्षों में जैन धर्म को अपना लिया। जैन धर्म को अपनाकर किससे अपनाया था? जैन धर्म के विद्वान थे, गुरु थे भद्रबाहु। भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा दीक्षा इसने ली थी, ठीक है। तो जैन धर्म अपनाया था, जैन धर्म से संलेखना पद्धति से अपना प्राण त्याग दिए थे। तो ये भी यहाँ पर आपका सही हो जाता है। तीसरा, अशोक उसका उत्तराधिकारी बना था। तो ध्यान रखें, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी अशोक नहीं, बिंदुसार बनता है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक बनता है, न कि चंद्रगुप्त मौर्य का। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन गलत हो जाता है। तो नीचे देखिए ऑप्शन कौन सा सही होता है, कहाँ पर पहला और दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। तो आपका ऑप्शन बी, पहला और दूसरा सही हो जाएगा, यही आपका ऑप्शन सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लिए। चाणक्य के द्वारा चंद्रगुप्त को दीक्षित किया गया तथा उसके कहने पर उसने नंदों का सर्वनाश कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त ने जीवन के अंतिम वर्षों में जैन धर्म भद्रबाहु के साथ अपना लिया था। इसके पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार राजगद्दी पर बैठा, न कि अशोक। अतः कथन पहला और दूसरा सत्य है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़ के रूप में अंकित है? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है मौर्य वंश। मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी, आप जानते हैं। पांडु की राजधानी का क्या थी? मदुरई थी, ठीक है। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। पल्लव की राजधानी वेल्लोर नहीं थी, ये था आपका कांचीपुरम। क्या था? पल्लव की राजधानी कांचीपुरम, ठीक है। और काकतीय वंश की राजधानी थी वारंगल, ये भी आपका सही हो जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन, चलते हैं ऑप्शन नीचे कौन से दिए गए, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजधानी कांचीपुरम थी ना कि वेल्लोर, क्योंकि आपको गलत देखना था। चलिए चलते हैं
थोड़ा सा देख ले कांचीपुरम के बारे में। कांचीपुरम पेल्लार नदी के किनारे भी स्थित है। कांचीपुरम कैलाशनाथ मंदिर, वैकुंठ पेरुमल मंदिर, कामाक्षी अम्मन मंदिर, वरदराज मंदिर, एकांबरनाथ मंदिर जैसे मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। कांचीपुरम रेशमी साड़ियों का लिए भी जाना जाता है। तो आपका क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि रेशियो के जो है रेशमी साड़ियों के लिए कांचीपुरम जाना जाता है। ठीक है। ताम्रकाल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर पहला ऑप्शन है, बी ऑप्शन है पूरब से पश्चिम की ओर, सी ऑप्शन है दक्षिण से उत्तर की ओर, डी ऑप्शन है आपका पश्चिम से पूरब की ओर। तो ध्यान रखिएगा कि ताम्र पाषाण काल के ताम्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर रखते थे। वो अपने घरों में ही फर्श के नीचे गड्ढा खुदवा रखते थे और उसी में ही जो है मृतकों को दफनाते थे। उत्तर से दक्षिण की ओर उनको रखते थे और उनके साथ में कई चीज़ें, तांबे की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें और कई सारी चीज़ें उनसे रिलेटेड जो भी उनको ज़रूरत, जो दैनिक उपयोग वस्तुएं होती हैं, उनको उनके साथ दफन कर देते थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये आत्मा हमेशा जीवित रहती है, तो वो उसको कभी मरा नहीं मानते थे, इसलिए ये सारी चीज़ें उनके साथ दफना दिया करते थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। योग के आविष्कारक कौन थे? तो आपको पता होगा, पहला ऑप्शन है आर्यभट्ट, दूसरा है चरक, तीसरा है पतंजलि, डी ऑप्शन है रामदेव। तो बाबा रामदेव तो इस समय योग के लिए जाने जाते हैं, योग गुरु बोले जाते हैं, लेकिन योग के आविष्कारक थे महर्षि पतंजलि। पतंजलि जो थे योग के आविष्कारक थे, पतंजलि। पतंजलि का योग दर्शन योग संबंधी सिद्धांतों का व्यवस्थित ग्रंथ है। भारतीय दर्शन में योग को बहुत महत्व दिया गया है। बौद्ध, जैन तथा अन्य भारतीय मतों में योग को अपनाया गया है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा चार धाम में सम्मिलित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका पुरी, दूसरा ऑप्शन है द्वारिका, तीसरा ऑप्शन है मानसरोवर और चौथा ऑप्शन है आपका रामेश्वरम। तो आपका कौन सा जो है चार धाम में सम्मिलित नहीं है? वो आपका मानसरोवर हो जाएगा। मानसरोवर की चार धाम में पुरी है, द्वारिका है, फिर है बद्रीनाथ। आपका जाता है बद्रीनाथ। ठीक है, बद्रीनाथ है और रामेश्वरम है, ये चार धाम में सम्मिलित किए जाते हैं। आगे ऑप्शन है कि निम्नलिखित विजयनगर साम्राज्य से संबंध कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन है आपका जो है विवाह कर वर पक्ष से लिया जाता था तथा विधवा से विवाह करने वाले इस कर से मुक्त थे। तो पहला ऑप्शन आपका है कि विवाह कर वर पक्ष से नहीं, विवाह कर जो है वर और वधु दोनों पक्षों से लिया जाता था। तो यहाँ पर आपका ये गलत हो गया। तो दूसरा ऑप्शन है आपका नायक को अमरम प्रदान किया जाता था। अमरम क्या होता था? मैंने आपको बताया था, जब राजा जो है सैनिकों को भूमि के वेतन के बदले भूमि देता था तो उसे अमरम कहा जाता था। और ये विजयनगर के तुलु वंश में ये प्रथा प्रचलित थी। जैसे सल्तनत काल में इक्तेदारी प्रथा चलती थी और आपका मुगल काल में चलता था जागीर व्यवस्था, तो इसी प्रकार इसमें क्या था? अमरम चलता था। तो भू राजस्व की दर कुल उपज का 1/4 भाग होता था। ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही जो है तीसरा ऑप्शन, यहाँ पर आपका सही ऑप्शन जो होता है वो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नायक को अमरम प्रदान किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा संसद के स्थल एवं उनकी स्थित संबंधी निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? मांडा, यानी कि कौन सा हड़प्पी स्थल कहाँ पर स्थित है? तो मांडा कहाँ पर है? मांडा आपका अखनूर जिला जम्मू कश्मीर में स्थित है मांडा। कालीबंगा स्थित है राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है और दैमाबाद ये है महाराष्ट्र में। तो आपका कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है? ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन से सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है, इनमें से कोई भी सुमेलित नहीं है, ना पहला ना दूसरा ना तीसरा सुमेलित है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए कि जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कैसे जैन धर्म अपनाने से रोका? कारण क्या है? कृषि में कीटों एवं पीड़कों की हत्या होना शामिल है। आप जानते हैं जब खेती की आती तो उसमें अनेक से छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं तो उनकी हत्या हो जाती, जो कि जैन धर्म में ये
अहिंसा माना जाता है। जीवों की हत्या ना करना कहा गया कि जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए, तो यहाँ पर ये गलत हो जाता है। तो क्या है, पहला ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो आपका यही ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, क्योंकि जैन धर्म कृषकों को जैन धर्म को अपनाने से रोकता था। ठीक है, अहिंसा पर बल। और जब वो खेती करते थे तो अहिंसा उनसे हो जाती थी, क्योंकि कीड़े मकोड़े मर जाते थे। तो पहला और दूसरा दोनों सही हैं। और आर जो है ए की व्याख्या कर रहा है कि क्यों नहीं ये सही है। जो है, अगर ए सही है, ये क्या है कि तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, कि इसका मतलब ये है कि ए जो है, आर जो है ए के बारे में सही बताता है। तो सही बता रहा है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है। फर्स्ट ऑप्शन है विनय पिटक में, सेकेंड ऑप्शन है सुत्त पिटक में, तीसरा ऑप्शन है अभिधम्म पिटक में, या डी महावंश के बारे में। तो आप ध्यान रखिए, एक मौल जो है महावंश, महावंश जो है एक बौद्ध ग्रंथ है। इस ग्रंथ में सारे जो है, इस ग्रंथ में क्या दिया गया है, राजाओं के, पूर्व राजाओं के बारे में या उनकी जीवनियों के बारे में बताया गया है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अशोक का विवरण किसमें समाहित है, महावंश में समाहित है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम नहीं है। पहला ऑप्शन है, सही क्रम कौन सा है, सॉरी, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है। तो वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। तो सबसे पहले आप जानते हैं वेद आए। ठीक है, वेद, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, आरण्यक, फिर आपका उपनिषद। उपनिषद ध्यान रखिए, कभी कभी सब आ जाता है, उपनिषद सबसे लास्ट में आए। उपनिषदों को ही क्या बोला जाता है, वेदांत। क्योंकि वेदों का अंत जो होता है किस पे होता है, उपनिषद पे। वेदांत भी बोला जाता है उपनिषद को। तो सबसे पहले वेद, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। इस क्रम में जो आपका ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। तो वैदिक संहिताएं पहले आई, फिर ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। तो आपका ये ऑप्शन ही सही हो जाएगा। और उपनिषद सबसे लास्ट में है, तो देख लीजिए, उससे ही हमें पता चल जाएगा ए और सी सही हो रहा है। सी में आपका गलत हो गया, ब्राह्मण और आरण्यक में। ब्राह्मण पहले होता, आरण्यक बाद में, इसलिए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। तो आशा करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू क्लास।